Hello, dear learners. Welcome to Brain Exercise. I'm Kavita, and today I will discuss about the interstate relations from the Indian polity M. Lakshmikant book. This book is very helpful for every competitive aspirants. इंडियन फेडरल सिस्टम की जो सफलता है मात्र सेंट्रल एंड स्टेट्स के सौहार्दपूर्ण संबंधों तथा घनिष्ठ सहभागिता पर ही नहीं अपितु राज्यों के अंत संबंधों पर भी निर्भर करती है। कॉन्स्टिट्यूशन ने अंतर्राज्यीय सौहार्द के संबंध में निम्न प्रोविजन किए हैं, जिसमें सबसे पहले है अंतर्राज्यीय जल विवादों का न्याय निर्णय। सेकंड है कोऑर्डिनेशन थ्रू इंटर स्टेट काउंसिल मीन्स अंतर्राज्यीय परिषद द्वारा समन्वयता। थर्ड है म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ पब्लिक एक्ट्स रिकॉर्ड एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग मीन्स सार्वजनिक कानूनों, दस्तावेजों तथा न्याय प्रक्रियाओं को पारस्परिक मान्यता। एंड फोर्थ है फ्रीडम ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स मीन्स अंतर्राज्यीय व्यापार, वाणिज्य तथा समागम की स्वतंत्रता। इसके अतिरिक्त पार्लियामेंट द्वारा अंतर्राज्यीय सहभागिता तथा समन्वयता को बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया है। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स आर्टिकल 262 कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 262 अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णय से संबंधित है। इसमें दो प्रोविज़न किए गए हैं। सबसे पहले है पार्लियामेंट लॉ बनाकर अंतर्राज्यीय नदियों तथा नदी घाटियों के जल के प्रयोग, बंटवारे तथा नियंत्रण से संबंधित किसी विवाद पर शिकायत का न्याय निर्णय कर सकती है। सेकंड है पार्लियामेंट में ऑल्सो प्रोवाइड दैट नाइदर द सुप्रीम कोर्ट और एनी अदर कोर्ट इज एक्सरसाइज ज्यूरिडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सच डिस्प्यूट और कंप्लेंट्स मीन्स संसद यह भी व्यवस्था कर सकती है कि ऐसे किसी विवाद में ना ही सुप्रीम कोर्ट तथा ना ही कोई अन्य न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करे। इस प्रोविज़न के अंडर पार्लियामेंट ने दो कानून बनाए हैं। सबसे पहले है रिवर बोर्ड एक्ट्स 1956, सेकंड है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956। नदी बोर्ड अधिनियम अंतर्राज्यीय नदियों तथा नदी घाटियों के नियंत्रण तथा डेवलपमेंट के लिए नदी बोर्डों की स्थापना हेतु बनाया गया। नदी बोर्ड की स्थापना संबंधित राज्यों के निवेदन पर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा उन्हें सलाह देने हेतु की जाती है। सेकंड है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956। इस एक्ट के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को अंतर्राज्यीय नदी तथा नदी घाटी के जल के संबंध में दो अथवा अधिक राज्यों के मध्य विवाद के न्याय निर्णय हेतु एक अस्थायी न्यायालय की गठन की शक्ति प्रदान करता है। न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम तथा विवाद से संबंधित सभी पक्षों के लिए मान्य होता है। कोई जल विवाद जो इस अधिनियम के अंतर्गत ऐसे किसी न्यायाधिकरण के अधीन हो, सुप्रीम कोर्ट तथा किसी दूसरे न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर होता है। अंतर्राज्यीय जल विवाद के निपटारे के लिए अतिरिक्त न्यायिक तंत्र की आवश्यकता इस प्रकार है। यदि जल विवादों से विधिक अधिकार या हित जुड़े हुए हो तो सुप्रीम कोर्ट को यह राइट है कि वह राज्यों के मध्य जल विवादों की स्थिति में उनमें जुड़े मामलों की सुनवाई कर सकता है। बट इस संबंध में विश्व के विभिन्न देशों में यह अनुभव किया गया है कि जब जल विवादों में निजी हित सामने आ जाते हैं तो मुद्दे का संतोषजनक समाधान नहीं हो पाता है। इंटर स्टेट काउंसिल मीन्स अंतर्राज्यीय परिषदें आर्टिकल 263 राज्यों के मध्य तथा सेंट्रल एंड स्टेट्स के मध्य कोऑर्डिनेशंस के लिए इंटर स्टेट काउंसिल के गठन की व्यवस्था करता है। इस प्रकार प्रेसिडेंट यदि किसी समय यह महसूस करे कि ऐसी काउंसिल का गठन सार्वजनिक हित में है तो वह ऐसी काउंसिल का गठन करता है। प्रेसिडेंट ऐसी परिषद के ड्यूटीज़, इनके ऑर्गेनाइजेशन और इनकी प्रोसेस को निर्धारित कर सकता है। यद्यपि प्रेसिडेंट को अंतर्राज्यीय परिषद के कर्तव्यों के निर्धारण की शक्ति प्राप्त है, तथापि आर्टिकल 263 निम्नानुसार इसके कर्तव्यों का उल्लेख करता है। इसमें सबसे पहले है राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों की जांच करना तथा ऐसे विवादों पर सलाह देना।
सेकंड है उन विषयों पर जिनमें राज्यों अथवा केंद्र तथा राज्यों का समान हित हो, अन्वेषण तथा विचार विमर्श करना। थर्ड है ऐसे विषयों तथा विशेष तौर पर नीति तथा इनके इम्प्लीमेंटेशन में बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए रिकमेंडेशन करना। परिषद के अंतर्राज्यीय विवादों पर जांच करने तथा सलाह देने का कार्य सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 131 के अंतर्गत सरकारों के मध्य कानूनी विवादों के निर्णय के अधिकार क्षेत्र के संपूरक है। काउंसिल किसी विवाद चाहे कानूनी अथवा गैर कानूनी का निष्पादन कर सकती है, किंतु उसका कार्य सलाहकारी है, ना कि न्यायालय की तरह अनिवार्य रूप से मान्य निर्णय। आर्टिकल 263 के उपरोक्त बंदों के अंतर्गत प्रेसिडेंट संबंधित विषयों पर नीतियों तथा उनके इम्प्लीमेंटेशन में बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए निम्न काउंसिल का गठन कर चुका है, जिसमें सबसे पहले है केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद, सेकंड है केंद्रीय स्थानीय सरकार तथा शहरी विकास परिषद, थर्ड है बिक्री कर हेतु उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी क्षेत्रों के लिए 4 क्षेत्रीय परिषदें, भारतीय दवा की केंद्रीय परिषद तथा होम्योपैथी की क्षेत्रीय परिषद का गठन संसद के अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना। केंद्र तथा राज्यों से संबंधित सहकार्य कमीशन 1983-87 ने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 263 के अंतर्गत नियमित अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना के लिए सशक्त सुझाव दिए। इसने रिकमेंडेशन की कि इंटरस्टेट काउंसिल को इसी आर्टिकल 263 के अधीन बनी अन्य संस्थाओं से अलग करने के लिए इसे अंतर सरकारी परिषद कहना आवश्यक है। कमीशन ने रिकमेंडेशन की कि काउंसिल को आर्टिकल 263 की उपधारा ख तथा ग में वर्णित कार्यों की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। सहकार्य कमीशन की उपरोक्त रिकमेंडेशन को मानते हुए वीपीसी के नेतृत्व वाली जनता दल सरकार ने 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया। इसमें निम्न सदस्य थे: प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन, चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट्स, चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरीज हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली, नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरीज नॉट हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबलीज, गवर्नर ऑफ स्टेट्स अंडर प्रेसिडेंट्स रूल, सिक्स्थ सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर इंक्लूडिंग द होम मिनिस्टर टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। यह परिषद अंतर्राज्यीय, केंद्र राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित विषयों पर संस्तुति करने वाली एक बॉडी है। इसका उद्देश्य ऐसे विषयों पर इनके मध्य परीक्षण, विचार विमर्श तथा सलाह से समन्वयता को बढ़ावा देना है। इसके कार्य हैं, इसका सबसे पहला कार्य जो है वो यह है कि ऐसे विषयों पर अन्वेषण तथा विचार विमर्श करना जिनमें राज्यों अथवा केंद्र का साझा हित निहित हो। सेकंड है इन विषयों पर नीति तथा इनके इम्प्लीमेंटेशन में बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए रिकमेंडेशन करना। ऐसे दूसरे विषयों पर विचार विमर्श करना जो राज्यों के समान हित में हो और अध्यक्ष द्वारा इसे सौंपे गए हों। परिषद की एक वर्ष में कम से कम 3 बैठकें होनी चाहिए। इसकी बैठकें पारदर्शी होती हैं तथा प्रश्नों पर निर्णय एकमत से होता है। काउंसिल की एक स्थायी समिति भी होती है। इसकी स्थापना 1996 में परिषद के विचारार्थ मामलों पर सतत चर्चा के लिए की गई थी। इसमें निम्नलिखित सदस्य होते हैं। पहला होता है केंद्रीय गृह मंत्री अध्यक्ष के रूप में, 5 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और 9 मुख्यमंत्री। परिषद के सहायतार्थ एक सचिवालय होता है जिसे अंतर्राज्यीय परिषद सचिवालय कहा जाता है। इसकी स्थापना 1991 में की गई थी। इसका प्रमुख भारत सरकार का एक सचिव होता है। 2011 से यह सचिवालय क्षेत्रीय परिषदों के सचिवालय के रूप में भी कार्य कर रहा है। नेक्स्ट है पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, मीन्स लोक अधिनियम, दस्तावेज तथा न्यायिक प्रक्रियाएं। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग प्रत्येक राज्य का अधिकार क्षेत्र उसके अपने राज्य क्षेत्र तक ही सीमित है। अतः यह संभव है कि एक राज्य के कानून और दस्तावेज दूसरे राज्य में अमान्य हों। ऐसी परेशानियों को दूर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में पूर्ण विश्वास तथा साख उपवाक्य है। सबसे पहले है केंद्र तथा प्रत्येक राज्य के लोक अधिनियम
दस्तावेजों तथा न्यायिक प्रक्रियाओं को संपूर्ण भारत में पूर्ण विश्वास तथा साख प्रदान की गई है। लोक अधिनियम में सरकार के विधायी तथा कार्यकारी दोनों कानून निहित हैं। सार्वजनिक दस्तावेज में कोई आधिकारिक पुस्तक, रजिस्टर अथवा किसी लोक सेवक द्वारा अपने आधिकारिक कार्यों के निर्वाह में बनाए गए दस्तावेज शामिल हैं। ऐसे अधिनियम, रिकॉर्ड तथा कार्यवाही जिस प्रकार और जिन परिस्थितियों में सिद्ध की जाती है तथा उनके प्रभाव का निर्धारण किया जाता है, पार्लियामेंट द्वारा नियम बनाकर प्रदान की जाएगी। इट्स मीन्स कि उपरोक्त वर्णित सामान्य नियम के प्रमाण को प्रस्तुत करने तथा ऐसी एक्ट, रिकॉर्ड्स तथा कार्यवाही का एक राज्य का दूसरे राज्य पर प्रभाव संसद के विशेषाधिकार से संबंधित है। भारत के किसी भी भाग में दीवानी न्यायालय की आज्ञा तथा अंतिम निर्णय प्रभावी होगा। यह नियम केवल दीवानी निर्णय पर लागू होता है तथा फौजदारी निर्णयों पर लागू नहीं होता है। अदर वर्ड्स में कहें तो किसी राज्य के न्यायालय को दूसरे राज्य के दंड के नियमों को क्रियान्वित करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट इज इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 30 के आर्टिकल 301 टू 307 में भारतीय क्षेत्र में ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स का वर्णन है। आर्टिकल 301 घोषणा करता है कि संपूर्ण भारतीय क्षेत्र में ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स स्वतंत्र होगा। इस प्रोविज़न का उद्देश्य राज्यों के मध्य सीमा अवरोधों को हटाना तथा देश में ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स के आबाद प्रवाह को प्रोत्साहित करने हेतु एक इकाई बनाना है। इस प्रोविजंस में स्वतंत्रता अंतर्राज्यीय व्यापार, वाणिज्य तथा समागम तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका विस्तार राज्यों के भीतर ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स पर भी है। अतः यदि किसी राज्य की सीमा पर या पहले अथवा बाद के स्थानों पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं तो यह आर्टिकल 301 का उल्लंघन होगा। आर्टिकल 301 द्वारा दी गई स्वतंत्रता संविधान द्वारा स्वयं अन्य प्रोविजनों, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 13 आर्टिकल 302 से 305 द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को छोड़कर सभी प्रतिबंधों से स्वतंत्र है। इसे इस प्रकार से समझाया जा सकता है। सबसे पहले, पार्लियामेंट सार्वजनिक हित में राज्यों के मध्य अथवा किसी राज्य के भीतर ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है, किंतु संसद एक राज्य को दूसरे राज्य पर प्राथमिकता नहीं दे सकती अथवा भारत के किसी भाग में वस्तु की कमी की स्थिति को छोड़कर राज्यों के मध्य विभेद नहीं कर सकती है। सेकंड है, किसी राज्य की विधायिका सार्वजनिक हित में उस राज्य अथवा उस राज्य के अंदर ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगा सकती है, किंतु इस उद्देश्य हेतु विधेयक विधानसभा में प्रेसिडेंट की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त राज्य विधायिका एक राज्य को दूसरे पर प्राथमिकता नहीं दे सकती अथवा राज्यों के मध्य विभेद नहीं कर सकती। थर्ड है, किसी राज्य की विधायिका दूसरे राज्य अथवा संघ राज्य से आयातित उन वस्तुओं पर कर लगा सकती है जो उस संबंधित राज्य में उत्पादित होते हों। इस प्रोविज़न राज्यों द्वारा विभेदकारी करों के लगाने का निषेध करता है। फोर्थ है, स्वतंत्रता राष्ट्रीयकृत विधियों के अधीन है। इस प्रकार संसद व राज्य विधायिका संबंधित सरकार द्वारा किसी व्यापार, व्यवसाय, उद्योग अथवा सेवा को जिसमें सामान्य नागरिक शामिल हो अथवा आंशिक रूप से शामिल हो या नहीं हो, जारी रखने के लिए कानून बना सकती है। संसद ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स की स्वतंत्रता को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से उचित प्राधिकरण की नियुक्ति कर सकती है तथा इसे प्रतिबंधित भी कर सकती है। संसद इस प्राधिकरण को आवश्यक शक्ति तथा कार्य दे सकती है, किंतु अभी तक ऐसे किसी प्राधिकरण का गठन नहीं किया गया है। नेक्स्ट है जोनल काउंसिल्स मीन्स क्षेत्रीय परिषदें। जोनल काउंसिल स्टेचुटरी बॉडी है। इसका गठन पार्लियामेंट द्वारा एक्ट बनाकर किया गया है, जो कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 है। इस कानून ने देश को 5 क्षेत्रों में विभाजित किया है: उत्तरी, मध्य पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी, तथा प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक जोनल काउंसिल का गठन किया है। जब ऐसे क्षेत्र बनाए जाते हैं तो कई चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, जिसमें सम्मिलित है देश का प्राकृतिक विभाजन, नदी तंत्र तथा संचार के साधन,
सांस्कृतिक तथा भाषाई संबंध तथा आर्थिक विकास की आवश्यकता, सुरक्षा तथा कानून और व्यवस्था। प्रत्येक जोनल काउंसिल में निम्नलिखित सदस्य होते हैं: केंद्र सरकार का गृह मंत्री, क्षेत्र के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, क्षेत्र के प्रत्येक राज्य से 2 अन्य मंत्री, क्षेत्र में स्थित प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित व्यक्ति जोनल काउंसिल से सलाहकार के रूप में संबंधित हो सकते हैं: योजना आयोग द्वारा मनोनीत व्यक्ति, क्षेत्र में स्थित प्रत्येक राज्य सरकार के मुख्य सचिव, क्षेत्र के प्रत्येक राज्य के विकास आयुक्त। केंद्र सरकार का गृह मंत्री 5 क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष होता है। प्रत्येक मुख्यमंत्री क्रमानुसार 1 वर्ष के समय के लिए परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। जोनल काउंसिल का जो ऑब्जेक्टिव है वो है राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा केंद्र के बीच सहभागिता तथा समन्वयता को बढ़ावा देना। ये आर्थिक तथा सामाजिक योजना, भाषाई अल्पसंख्यक, सीमा विवाद, अंतर्राज्यीय परिवहन आदि जैसे संबंधित विषयों पर विचार विमर्श तथा संस्तुति करती है। ये केवल चर्चात्मक तथा परामर्शदात्री निकाय है। नेक्स्ट है फंक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द जोनल काउंसिल। इसमें सबसे पहले है भावुकतापूर्ण देश का एकीकरण प्राप्त करना। सेकंड है तीक्ष्ण राज्य भावना, क्षेत्रवाद, भाषाई तथा विशेषतावाद के विकास को रोकने में सहायता करना। थर्ड है विभाजन के बाद के प्रभावों को दूर करना ताकि पुनर्गठन, एकीकरण तथा आर्थिक विकास की प्रक्रिया एक साथ चल सके। फोर्थ है केंद्र तथा राज्यों को सामाजिक तथा आर्थिक विषयों पर एक दूसरे की सहायता करने में तथा एक समान नीतियों के विकास के लिए विचारों तथा अनुभवों के आदान प्रदान में सक्षम बनाना। फिफ्थ है मुख्य विकास योजनाओं के सफल तथा तीव्र क्रियान्वयन के लिए एक दूसरे की सहायता करना। सिक्स्थ है देश के अलग अलग क्षेत्रों के मध्य राजनीतिक साम्य सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। उपरोक्त जोनल काउंसिल के अतिरिक्त एक नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का गठन एक अलग संसदीय अधिनियम, पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 द्वारा किया गया है। इसके सदस्यों में असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा एंड सिक्किम सम्मिलित है। इसके कार्य कुछ अतिरिक्त कार्यों के सहित वही हैं जो जोनल काउंसिल के हैं। यह एक एकीकृत तथा समन्वित क्षेत्रीय योजना बनाती है जिसमें साझे महत्व के विषय सम्मिलित हो। इसे समय समय पर सदस्य राज्यों द्वारा क्षेत्र में सुरक्षा तथा सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा करनी होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।